हाँ जी जनाब, यूरिया साइकिल, ठीक है। अब देखिए मैंने ये कहा था कि ये आपका 2 जगहों पर होता है। कैसे 2 जगहों पर होता है? मतलब कि ये जो यूरिया साइकिल होता है, ये एक तरह का आपका सिंपल सी बात है कि साइटोप्लाज़्म के अंदर भी हो रहा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो रहा होता है, ठीक है? तो ये सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, उसके बाद ये साइटोप्लाज़्म के अंदर होते हैं, ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन-सा रिएक्शन होता है, ठीक है? कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन-सा रिएक्शन होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो अमोनिया के साथ मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलता है? आपके अमोनिया के साथ मिलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके अमोनिया के साथ मिलेगा तो इससे बनेगा आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट। क्या बनेगा आपका? कार्बोमाइल फॉस्फेट बनेगा। ये बनेगा जनाब आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट। अब ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट होता है, इसको जो बनाता होता है, इस एंजाइम का नाम होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। सिंथेटेज समझ आ रही है? और यही इसका एक तरह का क्या है? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 1। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। दूसरी जो टाइप्स होती हैं वो आपका आरएनए डीएनए की सिंथेसिस में रोल अदा करती होती है, वो हम बाद में ही देखेंगे क्योंकि अभी वो हमारा इसके साथ इतना लिंक नहीं है, ठीक है? तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज टाइप 1 जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ मिलती है जिसके नतीजे में कार्बोमाइल फॉस्फेट बनती होती है और ये एंजाइम होता है। और ये एंजाइम जो होता है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। ये क्या होता है? आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हाँ जी जनाब यूरिया साइकिल का रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है? तो आपने बताना है कि हाँ जी जनाब कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज टाइप 1। ओके जी। अब यहां पर एक और पॉइंट आता है कि ऐसा क्या कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज टाइप 1 को ऐसी कौन सी चीज होती है कि जो जनाब इसको एक तरह की मतलब के आप ये कह सकते हो कि स्टिमुलेट करती है। ऐसी कौन सी चीज होती है जिसको स्टिमुलेट करती है? ये एमसीक्यूज है। ये वाला पॉइंट भी एमसीक्यूज है। तो आप लोगों ने बताना है कि वो चीज जो कि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज टाइप 1 को स्टिमुलेट करती होती है उसका नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट। क्या नाम होता उसका? एन एसिटाइल ग्लूटामेट। समझ आ रही है? जो आपका एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो होता है वो जनाब कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज टाइप 1 को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड NH3 और कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है। अब आप एक बात सोचिए, एक बात आप सोचें, ठीक है? अब वो बात सोचने वाली ये है कि यार फॉस्फेट ग्रुप यहां पर तो है नहीं, तो यहां पर फॉस्फेट ग्रुप कैसे आ गया? सोचने वाली बात है ना। यहां पर फॉस्फेट ग्रुप कैसे आ गया? तो भाई आप लोगों ने कहना है कि यहां पर एटीपी यूज होती है। क्या होती है? एटीपी यूज होती है जिस वजह से यहां पर फॉस्फेट आया। तो अब हम करेंगे कि यहां पर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज होंगे। क्या होंगे? 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज होंगे और वो एटीपी एडीपी में चेंज होती है जिसकी वजह से आप लोगों का क्या होता है कि ये फास्ट फूड क्या होता है? इसके साथ लगता है और कार्बोमाइल फॉस्फेट बना देता है। ठीक हो गया जी? अब मैं दोबारा बता देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अमोनिया के साथ मिलती है। जैसे वो अमोनिया के साथ मिली और वो क्या बना देती है? आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाती है। कार्बोमाइल फॉस्फेट जो होता है उसका एक एंजाइम होता है, वो होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज टाइप 1। ठीक हो गया जी? अब वो एंजाइम जो होता है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज टाइप 1 को एक एक और चीज होती है जो कि इनडायरेक्टली उसको स्टिमुलेट कर रही होती है। उसका नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट। क्या नाम होता है? एन एसिटाइल ग्लूटामेट। अब देखें इसने उसको स्टिमुलेट किया, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है। अब ये समझने वाला पॉइंट है कि हाँ जी जनाब यार ऊपर तो फास्फेट की बात नहीं, ऊपर तो कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ अमोनिया के साथ मिलाया है, तो नीचे कार्बोमाइल फास्फेट कैसे बन गया? तो आपने कहा कहीं ना कहीं से तो फास्फेट आ रहा है, तो वो आता है आपका एटीपी यूज होती है जिसके नतीजे में आपका क्या होता है? फास्फेट इधर आ जाता है। ठीक होगा जी? अब हम आगे देखते हैं। ये जो कार्बोमाइल फास्फेट होती है ये जनाब आपके एक सब्सटेंस के साथ मिलती है जिसका नाम होता है आपका ओर्निथीन। क्या नाम होता है आपका? ओर्निथीन। ये फॉर एग्जांपल आपका क्या है? ओर्निथीन है। ठीक होगा जी? अब ये ओर्निथीन और कार्बोमाइल फास्फेट जो होते हैं ये दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक होगा जी? और आपका एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको कहते हैं सिट्रोलिन। क्या बनाते थे आपका? सिट्रोलिन बनाते हैं। अब यहां तक जो रिएक्शन होता है वो सारे का सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि हाँ जी जनाब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहां तक रिएक्शन होता है? तो आप लोगों ने ये बताना है, ठीक है? और यहां पर जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम होता है जनाब ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम। क्या नाम होता है? ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम। उसको दूसरा जो नाम शो किया रहता है वो तो ओटीसी, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम। ये ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कार्बोमाइल फास्फेट को ऑर्निथिन के साथ मिल जाता है जब उसके बाद ये सिट्रोलिन में चेंज कर देता होता है। ठीक है? और एक और बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ रही है? अगर एमसीक्यूज पूछा जाए कि
यूरिया साइकिल का सबसे कॉमन जो डिसऑर्डर होता है वो कौन सा होता है? आपने बताना है ओटीसी की डेफिशिएंसी, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज की डेफिशिएंसी, ठीक है? इसके अलावा एक और एमसीक्यूज़ अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, यूरिया साइकिल में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जिसकी डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है? तो यूरिया साइकिल के अंदर ये वाहिद ऐसा एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है? ओटीसी की। ओटीसी जो होता है साहब, इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। डेफिशिएंसी क्या होती है? वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक होगा? ये आपको पॉइंट का पता होना चाहिए। ओके, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज जो होता है एंजाइम, इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब देखें फॉर एग्जांपल, इसको हम डिटेल में देखते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है, ये क्या क्या सीन होते हैं, ठीक है? अब चलो इधर मैं देख लेता हूं, इधर ही देख लें। अब आप लोगों ने शाबाश ये गौर करना है, जब ये ओटीसी की कमी हो जाएगी, जब ये ओटीसी की कमी हो जाएगी, तो क्या आपका ये कार्बोमाइल फास्फेट जो होगा वो सिट्रोलिन के अंदर चेंज होगा? सिट्रोलिन के अंदर चेंज होगा? शाबाश बताइए जी। क्या ये सिट्रोलिन के अंदर चेंज होगा? नहीं होगा। शाबाश, वेरी गुड। तो ये सिट्रोलिन के अंदर चेंज नहीं हुआ। जब ये सिट्रोलिन नहीं बना, तो आपका कार्बोमाइल फास्फेट का लेवल बढ़ नहीं गया? कार्बोमाइल फास्फेट का लेवल बढ़ गया। जब कार्बोमाइल फास्फेट का लेवल बढ़ गया, कार्बोमाइल फास्फेट का लेवल बढ़ गया, समझ आ रही है? ये कार्बोमाइल फास्फेट जो होता है ये चेंज होता है अरोटिक एसिड में। ये किस में चेंज होता है? आपके अरोटिक एसिड में। समझ आ रही है? ये ज्यादा से ज्यादा चेंज होता है आपके अरोटिक एसिड में। अब आपका कार्बोमाइल फास्फेट का लेवल बढ़ा और अरोटिक एसिड, कार्बोमाइल फास्फेट किस में चेंज होता है? आपके अरोटिक एसिड में। तो नतीजे में आपका अरोटिक एसिड का लेवल बढ़ गया। जब आपका अरोटिक एसिड का लेवल बढ़ गया, तो अरोटिक एसिड ब्लड में ज्यादा नहीं हो जाएगा? जब अरोटिक एसिड ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया, तो अरोटिक एसिड का लेवल यूरिन के अंदर ज्यादा नहीं हो जाएगा? जिसकी वजह से आपका अरोटिक एसिड अनीमिया, अरोटिक एसिड ईमिया और अरोटिक एसिड यूरिया होगा। क्या होगा? अरोटिक एसिड यूरिया होगा। ठीक हो गया? अब देखें, हाँ जी, ये पॉइंट की समझ आ गई है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये पॉइंट की समझ नहीं है तो वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश। मैंने कहा, अगर मैं दोबारा एक बार बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जिस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है वो होता है ओटीसी, ठीक हो गया जी। अगर फॉर एग्जांपल ओटीसी की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक होगा, तो कार्बोमाइल फास्फेट जो होगा वो सिट्रोलिन में चेंज नहीं होगा। जब कार्बोमाइल फास्फेट सिट्रोलिन में चेंज नहीं हुआ तो कार्बोमाइल फास्फेट का लेवल बढ़ गया। जब कार्बोमाइल फास्फेट का लेवल बढ़ गया तो वो ज्यादा से ज्यादा आपके अरोटिक एसिड में चेंज होगा। इसके नतीजे में आपका अरोटिक एसिड का लेवल बढ़ गया। जब अरोटिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो ये जनाब आपके ब्लड में बढ़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कहां आएगा? आपके यूरिन में आएगा, जिसको कहते हैं अरोटिक एसिड यूरिया, जिसको कहते हैं अरोटिक एसिड यूरिया। ठीक हो गया? अब मतलब कि ये इसका है हिसाब है। देखें, ये एमसीक्यूज इस तरह है। ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद आप लोगों को एक और पॉइंट की समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये वाला जो एमसीक्यूज है ना, ये एमसीक्यूज कंफ्यूज करता है। ये एमसीक्यूज इस तरह कंफ्यूज करता है कि अगर इसके साथ ना, समझ आ रही है, अगर इसके साथ एक और एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी आ जाए ना, समझ आ रही है, एक और एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी आ जाए, तो उसमें जनाब अरोटिक एसिड यूरिया के साथ आपका मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया आता होता है। क्या आता होता है आपका? मिगैलोब्लास्टिक, यानी कि ये क्या आता है आपका? मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया आता होता है। लेकिन वो एंजाइम हम देखते हैं, समझ आ रही है? लेकिन इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं आता, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो उसके लिए मैं अभी आप लोगों को पिक्चर शो करता हूं, वो वाला कंसेप्ट इंशाल्लाह आपका अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले ये एक बार मैं पॉइंट आपको बता दूं। देखें, अरोटिक एसिड का लेवल बढ़ गया, सिंपल सी बात है। इसमें क्या होगा? अगर ओटीसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ओटीसी की डेफिशिएंसी की होने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो आपने कहना है जब ओटीसी की डेफिशिएंसी होती है उस वक्त आपका कार्बोमाइल फास्फेट जो है, कार्बोमाइल फास्फेट जो है वो जनाब आपका बढ़ जाएगा। जब कार्बोमाइल फास्फेट बढ़ गया तो अरोटिक एसिड जो होगा वो बढ़ जाएगा। जब अरोटिक एसिड बढ़ गया, समझ आ रही है, ये दोनों बढ़ गए। जब अरोटिक एसिड बढ़ गया तो इसकी वजह से आपने कहना अरोटिक एसिड यूरिया होगा, और इसकी वजह से क्या होगा? अमोनिया का लेवल भी बढ़ गया, क्योंकि अमोनिया चेंज ही नहीं हो रहा, अमोनिया का लेवल बढ़ गया। और बीजूएन का लेवल कम हो गया। भाई ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल कैसे बढ़ेगा? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन तो कम होगा, क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन ब्लड यूरिया के अंदर चेंज ही नहीं हो रहा। तो इस वजह से क्या होगा? आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ गया। उसके बाद ग्लूटामेट का लेवल कम हो गया, समझ आ रही है? अल्फा कीटोग्लूटारेट का लेवल कम हो गया, समझ आ रही है? उसके बाद ग्लूटामीन का लेवल ज्यादा हो गया। अब एमसीक्यूज पॉइंट्स गौर कीजिए, शाबाश। एमसीक्यूज पॉइंट जनाब साहब ये वाले हैं, हाँ जी, देखें, एमसीक्यूज पॉइंट ये वाले हैं कि अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये पूछा जाए क्या कि कार्बोमाइल फास्फेट का लेवल बढ़ा हुआ है, समझ आ रही है, और ओटिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है,
अमोनिया का लेवल बढ़ा है, बीजूएन का लेवल बढ़ा है, ग्लूटामिन का लेवल कम है, अल्फा कीटोग्लूटारेट का लेवल कम है और उसके बाद ग्लूटामेट का लेवल कम है और ग्लूटामिन का लेवल ज्यादा है। तो ये किसकी डेफिशिएंसी से? आपने कहा ना ओटीसी की डेफिशिएंसी से है। हाइपर अमोनिया किसकी डेफिशिएंसी से? आपने कहा ना ओटीसी की डेफिशिएंसी से है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स कौन से हैं? अगर सिम्टम्स ये वाले आए सिर्फ और सिर्फ कि जनाब अमोनिया का लेवल ज्यादा है, ठीक हो गया, बीजूएन का लेवल कम है, ग्लूटामेट का लेवल कम है, अल्फा कीटोग्लूटारेट का लेवल कम है, ग्लूटामीन का लेवल ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हाइपर अमोनिया है, ये नहीं पता किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से, ठीक है। इस कंडीशन में आपने बताना है हाइपर अमोनिया। तो ये हाइपर अमोनिया आपको ओटीसी की डेफिशिएंसी से क्या करता है? एक तरह का सेपरेट करता है। 2 पॉइंट एमसीक्यूज के आपके क्लियर हो गए, आप कैसे ओटीसी को हाइपर अमोनिया से डिफरेंशिएट करते हो। अब हम थर्ड पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे, ठीक है, कि हाँ जी जनाब, इसमें मैंने कहा कि इसमें आप लोगों का जब ओटीसी की डेफिशिएंसी होगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होगा। तो वो ऐसा कौन सा केस होता है फिर जिसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? अब हम उस पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं अभी बस आप लोगों को शो करता हूं। आप इस तरह कंसीडर करें, ठीक है, आप इस तरह कंसीडर करें कि ये जनाब आपका क्या कार्बोमाइल फास्फेट है, ये क्या आपका कार्बोमाइल फास्फेट है। आप इस तरह समझें, ये कार्बोमाइल फास्फेट है। एक रास्ता ये है, आप इस तरह कंसीडर करें, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता आप इस तरह समझें कि ये जनाब कार्बोमाइल फास्फेट आपके ऑर्निथिन के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है? आपके ऑर्निथिन के साथ मिलता है और आपका किस में बना देता है? आपका सिट्रोलिन में चेंज हो जाता होता है, रहता है आपका सिट्रोलिन विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम। इसका मैं डिटेल आपको बता चुका हूं क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखें, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई। जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा कि ये जनाब आपका कार्बोमाइल फास्फेट जो होगा वो इसमें चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से कार्बोमाइल फास्फेट का लेवल बढ़ जाएगा। अब कार्बोमाइल फास्फेट जो होता है ये पीछे एक सब्सटेंस में चेंज हो रहा होता है जिसका नाम होता है अरोटिक एसिड। जिसका नाम क्या होता है? आपका अरोटिक एसिड। एक मिनट जी, क्या होता है उसका नाम? अरोटिक एसिड, ठीक हो गया। अब इसका नाम अरोटिक एसिड होता है, ठीक है। ये एक और रास्ता है जिसके साथ मिलता है एंजाइम, इसका इश्यू है। तो कार्बोमाइल फास्फेट से क्या बनेगा? आपका अरोटिक एसिड बनेगा। तो मतलब यही हुआ ना कि जब ओटीसी की डेफिशिएंसी होगी तो कार्बोमाइल फास्फेट का लेवल बढ़ जाएगा। जब कार्बोमाइल फास्फेट का लेवल बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ओटीसी का अरोटिक एसिड का लेवल बढ़ गया। जब अरोटिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो क्या होता है कि आपके यूरिन में भी आता है और दूसरा सीन भी होता है। लेकिन अरोटिक एसिड का अनीमिया के साथ तल्लक कहां आ गया? अभी रोटिक एसिड जो होता है ये आपका मिलता होता है फास्फोराइबोजाइल पायरोफास्फेट के साथ। किसके साथ मिलता होता है जी? फास्फोराइबोजाइल पायरोफास्फेट के साथ, पीआरपी के साथ, फास्फोराइबोजाइल पायरोफेस के फास्फेट के साथ, ठीक है। ये इसके साथ मिलके आपका जो सब्सटेंस बनाता है उसका नाम होता है यूरिडीन मोनोफास्फेट। क्या नाम होता है? यूरिडीन मोनोफास्फेट, ठीक हो गया। और यहां पर जो एंजाइम ये बनवाता होता है उसका नाम होता है यूरिडीन मोनो फास्फेट सिंथेज एंजाइम, ठीक हो गया जी। अब मेन पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक हो गया जी। देखिए कंसेप्ट गौर करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब देखें, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी है लेकिन ये ठीक है, इसकी ठीक है, यूरिडिन मोनोफास्फेट ठीक है, तो ये कार्बोमाइल फास्फेट ज्यादा बढ़ रहा है और रोटिक एसिड ज्यादा बढ़ रहा है। तो रोटिक एसिड जब ज्यादा बढ़ रहा है तो जितना तो फास्फोराइबोसाइल पायरोफास्फेट को जो चाहिए था वो तो यूज कर लेगा, लेकिन फिर ये ज्यादा बढ़ रहा है तो ज्यादा वाला कहां जाएगा? यूरिन में जाएगा, ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा। रोटिक एसिड हीमिया और रोटिक एसिड यूरिया ज्यादा होगा। ब्लड के अनीमिया के साथ तल्लक नहीं है इसका। क्यों नहीं है? क्योंकि यूरिडिन मोनोफास्फेट सिंथेस काम सही कर रहा है और ये आपकी क्या बनाता होता है? यूरिडिन मोनोफास्फेट इधर से क्या बनती है? आपकी न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस, ठीक हो गया। कौन सी बनती होती है? आपकी न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है। अब उस पॉइंट पर दोबारा आइए, शाबाश। अगर फॉर एग्जांपल यूरिडिन मोनोफास्फेट सिंथेस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तीसरा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यूरिडिन मोनोफास्फेट सिंथेस एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? आपने बताना है रोटिक एसिड यूरिया होगा, रोटिक एसिड ईमिया होगा, अमोनिया हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद कार्बोमाइल फास्फेट का लेवल बढ़ सकता है, साथ मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, आपका मैक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है,
क्यों? क्योंकि बाईजान न्यूक्लियोटाइड ही नहीं बनी। जब न्यूक्लियोटाइड नहीं बनी तो उसके नतीजे में आपका जो डीएनए उसकी डिवीजन नहीं हुई। जब यानी कि जो सेल है आरबीसी वो टूटा ही नहीं है। जब आरबीसी टूटा नहीं है तो साइज में बड़ा रहेगा। जब साइज में वो बड़ा रहेगा तो उसकी वजह से कौन सा अनीमिया? मैक्रोसिटिक अनीमिया या फिर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। एमसीक्यूज वीआईपी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये पॉइंट की समझ नहीं आई वो बंदा पूछ सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैक्रोसिटिक एनीमिया के साथ अरोटिक एसिड यूरिया हो या अरोटिक एसिड का लेवल बढ़ा हो तो पंगा कहाँ है? यूएमपी सिंथेज के साथ पंगा है, ठीक हो गया। लेकिन अगर अनीमिया के बगैर आपका अरोटिक एसिड का लेवल बढ़ा हो, अनीमिया के बगैर अगर अरोटिक एसिड का लेवल बढ़ा हो तो फिर आपका पंगा कहाँ है? फिर आपका पंगा होता है जनाब साहब, सिंपल सी बात है, कहाँ होगा? हाँ जी, फिर पंगा कहाँ होगा? हाँ जी, ओटीसी में। कहाँ होगा आपका? ओटीसी में, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। ओटीसी में इश्यू होगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अरोटिक एसिड का लेवल नहीं उन्होंने जाहिर किया हुआ, उसके बाद कार्बोमाइल फास्फेट का लेवल उन्होंने जाहिर नहीं किया हुआ, उसने कहा हुआ कि अमोनिया का लेवल ज्यादा है, ग्लूटामीन का लेवल ज्यादा है, ग्लूटामेट का लेवल कम है, उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटरेट का लेवल कम है और उसके बाद ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल कम है, तो फिर कहां पंगा? हाइपर अमोनीमिया। शाबाश, तीनों के तीनों एमसीक्यूज क्लियर हो गए, ठीक है जी। अब हम और आगे आते हैं, इंशाल्लाह वो आपका और ज्यादा लेवल का हो जाएगा। ये मेन गोल था जो हमारा क्लियर हो गया। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिसकी वजह से मैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम एक तरह का लगा रहा था। अगर आप लोगों को समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दोबारा हम इस पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। NH3 था, CO2 के साथ मिला, कार्बोमाइल कार्बोमाइल फास्फेट बना। कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेज 1 एंजाइम था। इसको जो स्टिमुलेट करता होता है उसका नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट। एन एसिटाइल ग्लूटामेट, ठीक हो गया। कार्बोमाइल फास्फेट ज्यादा से ज्यादा बना। जब कार्बोमाइल फास्फेट ज्यादा से ज्यादा बना तो ये मिला आपके ऑर्निथिन के साथ। ऑर्निथिन के साथ ज्यादा मिलके आपका क्या बना दिया? आपका सिट्रोलीन। क्या बना दिया? आपका सिट्रोलीन। अब ये सिट्रोलीन बनाया विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम। मोस्ट एंजाइम की डेफिशिएंसी यूरिया साइकिल के अंदर इसी की होती है। उसके बाद जैसे ये सिट्रोलिन बना, सिट्रोलिन जो होता है ये जनाब आपके मिलता होता है एक तरह के अस्पार्टेट के साथ, यानी कि अस्पार्टेट जिसके अंदर आता होता है उस नतीजे में ये क्या बनाता होता है? आर्जिनिनो सुक्सीनेट। क्या बनाता है? आर्जिनिनो सुक्सीनेट। आर्जिनिनो सुक्सीनेट किसकी मदद से? आपका यहाँ पर क्या होता है? आपका अस्पार्टेट आता होता है। क्या आता होता है? आपका अस्पार्टेट आता होता है। आपका स्पार्टेट आया जिसकी वजह सिट्रोलिन के साथ मिला और यहाँ पर क्या बन गया? आर्जिनिनो सुक्सीनेट। ये जैसे आर्जिनिनो सुक्सीनेट बनेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जनाब यहाँ पर जो एंजाइम होगा उसका नाम होता है आर्जिनिनो सुक्सीनेट सिंथेज एंजाइम। क्या नाम होता है? सिंथेज एंजाइम। ये एंजाइम होता है, ठीक है जी। ये वाला साइकिल आप साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। शाबाश। यहां तक सिट्रोलिन से आगे जो साइकिल है वो साइटोप्लाज्म वाला है। ये वाला ऊपर वाला ये कहां पर होता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। शाबाश, ठीक हो गया जी। ये साइटोप्लाज्म। आर्जिन और सुक्सिन और यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम कहता है सिंथेज होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर आपके दो एटीपी जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं। ये लिख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है? दो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। कैसे? यहाँ पर सीन इस तरह होता है कि जनाब एटीपी किस में चेंज होता है? आपका एएमपी में चेंज होता है। अब यार आप सोचो, एटीपी अगर एडीपी में चेंज होगा तो एक फास्फेट बनेगा और एडीपी अगर एएमपी में चेंज होगा तो एक फास्फेट बनेगा। तो क्या बना? 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए, ठीक होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एटीपी एएमपी में चेंज होता है। जब एटीपी एएमपी में चेंज हो रहा है तो एटीपी से जब एटीपी बना तो क्या बना? एक फास्फेट बना, एक एटीपी बना, ठीक होगा। जब एटीपी से एएमपी बना तो एक फास्फेट और बना, तो मतलब कि एक एटीपी और बना। तो यहाँ पर कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूज होते थे, मतलब कि यहाँ ये वाला जो साइकिल था जब कार्बोनिल फास्फेट बनाते यहाँ पर 2 एटीपी यूज होते थे और यहाँ पर क्या होते हैं? आपके बनते हैं, ठीक है। आर्जिनिनो सुक्सिनेट हमने बना लिया। आर्जिनिनो सुक्सिनेट जो होता है इधर से जनाब आपका बनता होता है एक सब्सटेंस जिसका नाम होता है आपका आर्जिनिन। क्या नाम होता है आपका? आर्जिनिन। और इधर से एक सब्सटेंस निकलता है। जब आर्जिनिन बनेगा तो यहां से जो सब्सटेंस निकलेगा उसका नाम होता है फ्यूमरेट। एमसीक्यूज पॉइंट, फ्यूमरेट कहां जाता है? शाबाश, बताइएगा जी। फ्यूमरेट आपका किस साइकिल में जाता है? शाबाश, ये मुझे बता दीजिए, वरना मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, शाबाश, टीसीए साइकिल, वेरी गुड। किस साइकिल में जाता है आपका? टीसीए साइकिल में जाता होता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट है आपका। फ्यूमरेट कहां से आता है? हाँ जी, अगर फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए कि टीसीए साइकिल के अंदर जो फ्यूमरेट आता है वो कहां से आता है? यूरिया साइकिल के अंदर से आता है, ठीक है। कितना ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है यूरिया साइकिल आपके लिए, अब आप लोग समझ रहे
होंगे, ठीक है। आर्जिनिन बना, आर्जिनिन जो होता है वो जनाब इसको एक एंजाइम होता है जो तोड़ता है, उसका नाम होता है आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम तोड़ेगा तो ये जनाब जो आर्जिनिन होता है ये जनाब दोबारा फिर आपका ऑर्निथिन बना देता होता है। क्या बनाता है आपका? ऑर्निथिन बनाता है। क्या बनाता है आपका? ऑर्निथिन। लेकिन जब आर्जिनिन ऑर्निथिन में दोबारा चेंज होगा तो यहाँ पर जो आर्जिनेज एंजाइम होगा उससे एक सब्सटेंस बनेगा, उसका नाम कहता है यूरिया। तो इस तरह यूरिया की सिंथेसिस होती है, फिर वो ब्लड के अंदर जाता है, फिर यूरिया का यूरिन के अंदर किडनी के थ्रू जाता है, किडनी से जिस्म से एक्सक्रीट हो जाता है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आई, अगर वो कहता है कि नहीं साइकिल बनाकर चलो आप दिखाओ हमें, ऐसे तो हमें समझ नहीं आते, चलो भाई साइकिल की तरफ आ जाते हैं। साइकिल का क्या पंगा होता है? साइकिल इस तरह होता है, फॉर एग्जाम्पल यही वाली बात है। हाँ जी, आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल CO2 था, वो जनाब मिला आपका NH3 के साथ, इस तरह मिला, उसके बाद बना दिया जनाब कार्बोमाइल कार्बोमाइल फास्फेट। जी, बिल्कुल, कार्बोमाइल फ़ॉस्फ़ेट, ठीक है? कार्बोमाइल फ़ॉस्फ़ेट जो होता है, ये बनता होता है। उसके बाद यहाँ पर जो एंज़ाइम होता है, उसका नाम होता है कार्बोमाइल फ़ॉस्फ़ेट सिंथेज़ 1, ठीक हो गया? ये एंज़ाइम होता है और उसके बाद यहाँ पर अब ये फ़ॉस्फ़ेट आया, तो ये फ़ॉस्फ़ेट कहाँ से आया? इसका ये यहाँ से आता है कि ये जनाब आपका बेसिकली 2 एटीपी जो होते हैं, ये एडीपी के अंदर चेंज होते हैं। किसके अंदर चेंज होता है? 2 एडीपी के अंदर चेंज जब ये एडीपी के अंदर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एक फ़ॉस्फ़ेट निकल रहा है, तो ये यहाँ पर आ रहा है, कार्बोमाइल फ़ॉस्फ़ेट। अब ये कार्बोमाइल फास्फेट जो होता है ये आपके ऑर्निथिन के साथ मिलता होता है। किसके साथ मिलता है? आपके ऑर्निथिन के साथ मिलता है। ऑर्निथिन के साथ मिलेगा तो उससे जनाब अब ऑर्निथिन बना, ऑर्निथिन से जनाब आपका एक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम होता है सिट्रोलिन। क्या होता है आपका? सिट्रोलिन। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है ओटीसी, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोहाइलेज, ठीक है? और उसके बाद ये सिट्रोलिन जो होता है ये जनाब आपका एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है आपका स्पार्ट, समझ आ रही है? अस्पार्टेट कह दो, ठीक हो गया? जब इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पर जो सब्सटेंस बनेगा उसका नाम होता है आर्जिनिनो-सुक्सिनेट। क्या नाम होता है? आर्जिनिनो-सुक्सिनेट, ठीक है? ये बनता होता है और इसको जो एंजाइम बनाता होता है आर्जिनिनो-सुक्सिनेट सिंथेज़, क्या नाम होता है? आर्जिनिनो-सुक्सिनेट सिंथेज़। ये एसएसएस से यही मुराद है, आर्जिनिनो-सुक्सिनेट सिंथेज़, ठीक है? और यहाँ पर क्या होता है बेसिकली जो तुम उमर पॉइंट पूछ रहे हो कि ये कैसे 2 एटीपी बनते होते हैं। देखो, यहाँ पर जो एटीपी होता है ना, वो डायरेक्ट एएमपी में चेंज हो जाता है। ठीक है? अब सुनिएगा जब एटीपी आपका एडीपी में चेंज होगा, तो उसके नतीजे में एक फास्फेट ग्रुप बनता होता है। ठीक हो? एक तो फास्फेट वो हो गया। अब जब एडीपी एएमपी में चेंज होगा, तो एक फास्फेट उधर से बनता है। तो अब कितने फास्फेट बन गए? 2 बन नहीं गए? तो इस तरह आपके क्या बनते हैं? 2 एटीपी की प्रोडक्शन होती है यहाँ पर। यहाँ पर यूज़ होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन होती है। हाँ जी, उमर क्लियर है? ओके, शाबाश हो गया। उसके बाद आर्जिनिनो-सुक्सिनेट जो होता है, ये जनाब आपका सब्सटेंस आगे होता है जिसका नाम क्या होता है? आर्जिनिन। क्या नाम होता है उसका? आर्जिनिन। तो ये जनाब आपका आर्जिनिन बन गया। क्या बन गया आपका? आर्जिनिन बन गया। और यहाँ पर आर्जिनिन और सुक्सिनेट से जो आर्जिनिन जब बनता है तो यहाँ पर एक सब्सटेंस बाहर निकलता है, उसका नाम होता है फ्यूमरेट। ठीक हो गया? फ्यूमरेट कहाँ से आता है? हाँ जी, यूरिया साइकिल से और जाता कहाँ है आपके? टीसीए साइकिल के अंदर आर्जिनिन बना। आर्जिनिन से जनाब आपका जो सब्सटेंस बनता है उसको फिर कहते हैं आपका एक तरह का ऑर्निथिन, ये वाला। और इधर से क्या बनता होता है? आपका यूरिया बन के आपका बाहर निकल जाता है। ठीक हो गया? यूरिया बनकर आपका बाहर निकल जाता है और आर्जिनिन को आर्जिनेज एंजाइम करता होता है, तोड़ता है। ठीक है? आर्जिनिनो सुक्सिनेट से आपका फ्यूमरेट बनता होता है जो बाहर निकल जाता है, टीसीए साइकिल में आता होता है और आर्जिनिनो सुक्सिनेट से आर्जिनिन बनता है। आर्जिनिन को आर्जिनेज जो एंजाइम होता है वो ऑर्निथिन में चेंज करता है दोबारा और आर्जिनिन से यूरिया बनकर आपके जिस्म से एक्सक्रीट हो जाता होता है। ये था जनाब आपका पूरे का पूरा यूरिया साइकिल। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यूरिया साइकिल के बारे कोई भी क्वेश्चन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो बंदा पूछ सकता है, ठीक है? वरना हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। शाबाश।